स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द अवल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ICSE क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर इज़ 24 दैट इज़ डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज हम करेंगे 24A आज कंप्लीट। और बुक वही है आपकी फाउंडेशन मैथमेटिक्स बाय RS अग्रवाल। चलिए फटाफट करते हैं। उम्मीद है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए सबसे पहले जैसा कि हम करते आए हैं कि समझ लें बेसिक चीज़ें इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है जिसके बारे में हम करने जा रहे हैं वो है डेटा, और इसे हम डाटा भी बोल देते हैं। तो ये क्या है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इज़ कॉल्ड डेटा। जैसे इसके बारे में आप सब जानते ही हो। तो इसका मान लो कि आपकी क्लास में जो है 40 बच्चे हैं। उस 40 बच्चों में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ बच्चे टेनिस खेलते हैं, कुछ बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं। तो इन सब का मान लो हमने डेटा मेंटेन करना है। तो उसके लिए हमें जो है कुछ जो है फिगर्स चाहिए होंगे कि कौन सी गेम है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट इसके अंदर हो गए 10 बच्चे, ठीक है, 40 में से 10 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। फुटबॉल में मान लो 8 बच्चे हैं, राइट। उसके बाद टेनिस में मान लो 5 बच्चे हैं। और उसके बाद बैडमिंटन में मान लो 4 बच्चे हैं। और उसके बाद मान लो वॉलीबॉल, इसके अंदर मान लो 3 बच्चे हैं। उसके बाद हॉकी, बाकी बचे बच्चे जो 10 हैं वो मान लो हॉकी खेल रहे हैं। तो 10 और 8 18, 5 23 4 27 और 3 30 और 10 40। ये आपका 40 बच्चों का डेटा हो गया। तो इसको मेंटेन करना है हमने। तो इसको हम जो है इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए इस चैप्टर में हम सीखेंगे, ठीक है। तो इस सब चीज़ के बारे में एक ब्रांच है साइंस की, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, और स्टैट भी बोल देते हैं, कि दैट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो उसे बोलेंगे हम स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो चलिए अब इसमें जो मेन चीज़ शुरू होती है कि जो सबसे पहली टर्म आपको सीखनी है व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, कि व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, राइट। तो ऑब्जर्वेशन मीन्स कि ईच न्यूमेरिकल फिगर, तो जैसे ये न्यूमेरिकल फिगर्स हैं इस डेटा में, तो दीज फिगर्स आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस, और ईच फिगर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, राइट। तो उसके बाद चलिए हम सीखेंगे व्हाट इज़ रॉ और अनग्रुप्ड डाटा, कि व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड रैंडमली अगर हम इसको प्रेजेंट करेंगे, आपने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, इसको रैंडमली प्रेजेंट करेंगे, तो इसे बोलेंगे हम रॉ डाटा और अनग्रुप्ड डाटा, क्योंकि ये सही फॉर्म में नहीं रखी गई है, ठीक है। कि मान लो आपकी क्लास में जो मान लो कोई 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स, तो उनके द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर 40, 32, 15, 36, 9, 48, 9, 48, 23, 25, 13 एंड 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बच्चों का जो मार्क्स जो उन्होंने लिए, राइट। अब ये देखोगे कि कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा आ गया, कहीं पे कम आ गया। तो दिस इज़ ए रॉ डाटा और अनग्रुप डाटा, इनको किसी ग्रुप में नहीं रखा गया है। तो ये इसका एग्जाम्पल है रॉ डाटा का।
तो इस रॉ डाटा को हम ग्रुप्ड कैसे करेंगे, इसी चैप्टर में हमें सीखना है। अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो आपको सिखाई जा रही हैं। तो नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल, अ क्वांटिटी विच इज बीइंग मेजर्ड in a survey is called a variable. That is, a quantity for which data is obtained is called a variable. Right? तो वेरिएबल जैसे यहाँ पे हमने किस क्वांटिटी के लिए ये जो स्टूडेंट्स का डाटा लिया था, ये क्या है, स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो मार्क्स इज वेरिएबल, राइट। तो उसके बाद आता है वेरिएट। तो वेरिएट, अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड ए वेरिएट, राइट। तो उसके बाद आएगा एरे। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको आपने याद रखना। एरे एन अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं इस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लूँगा तो दैट वुड बी कॉल्ड एन एरे, राइट। अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो चलिए, अगर मैं इस डाटा को छोटे से बड़े में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में कर लूँ, मान लो सबसे पहले छोटा आएगा 9 के बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 23, उसके बाद 25, 27, 32 एंड 36, 40 एंड सबसे बड़ा आ गया 48। तो दिस इज एन एरे, राइट। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एरे के बाद बच्चों जो नेक्स्ट टर्म आपने सीखनी है दैट इज रेंज, कि इस डाटा की रेंज क्या है, कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज में जो भी डिफरेंस आएगा तो वो क्या होगा, हमारा रेंज, राइट। तो जैसे हम प्रीवियस पेज पे चलें कि ये है लोएस्ट वैल्यू, ये है हाईएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हो गए, 9, हाईएस्ट हो गए 48। तो रेंज क्या बनेगी यहाँ पे, रेंज वुड बी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 48 माइनस 9, 39। तो इस डाटा की रेंज बन गई 39, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हम देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्ट। तो ये क्या है कि इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन वेदर द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ डाटा अप्लाइज टू द एंटायर डाटा और नॉट। इट कैन बी यूज्ड टू इवेल्युएट। तो अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशन हमने ली आपकी क्लास के बारे में, तो क्या वो इंफॉर्मेशन आपकी पूरी क्लास से डील करेगी, पूरी क्लास के करैक्टर को शो करेगी? तो वो चीज़ जो कहलाती है दैट इज़ हाइपोथेसिस टेस्ट। तो इसके लिए कई टूल्स हैं, कई पैरामीटर हैं, उनमें आ जाता है मीन, मॉड, मीडियन। ये सारी चीज़ें जो हैं हाइपोथेसिस टेस्ट जो है हमें देंगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आपके चैप्टर्स में। तो उसके बाद सबसे पहला आ गया, हम यहाँ पे जो ये ले रहे हैं मीन, के व्हाट इज़ मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा मतलब जिसकी ग्रुपिंग नहीं हुई है अभी तक, ऐसे ही पड़ा है स्कैटर्ड। तो ये क्या है, ये एक सिंपल अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, या सिंपली इसको हम मीन बोल देते हैं। जो ऑब्जर्वेशन आपके सामने पड़ी हैं उनका जो है अर्थमेटिक मीन, उसे बोलेंगे हम मीन भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस, जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन दी गई हैं और उनका सम कर लेना बटा जितना उनका नंबर है, राइट। तो इसको हम मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे कि मान लो इफ़ n observations like x1, x2 and so on, right, कहाँ तक, xn तक, ठीक है, are given, ठीक है।
तो देन उनका जो मीन होगा, मीन वुड बी सम ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, दिस प्लस डैश 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 अप टू एक्स एन अपॉन इनका नंबर क्या है, n ऑब्जर्वेशंस, यानी टोटल n, राइट। तो इसको हम कलेक्टिवली किस में लिखेंगे कि ये एक साइन है, इसको हम लिख देंगे xi अपॉन n। तो ये साइन क्या हो गया, ये जो साइन है दिस इज कॉल्ड सिग्मा, और इसको हम समेशन भी बोल देते हैं कि इन सब का जो सम है वो कौन शो कर रहा है, दिस लेटर, ग्रीक लेटर, दिस इज ए ग्रीक लेटर कॉल्ड सिग्मा, राइट। तो अब बच्चों उसके बाद एक चीज़ आ जाती है आपने जो सीखनी है, वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि सबसे पहले आएगा टेबुलेशन ऑफ डाटा, के डाटा को हमने एक सिस्टमेटिक मैनर में और सिस्टमेटिक फॉर्म में जो है इसको अरेंज करना, दिस इज़ कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, वो क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। कि मान लो मेरे पास 10 फैमिलीज़ हैं एक शहर की, और उसके अंदर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन मैं लिखना चाहूँगा, मान लो 2 हैं पहली में, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है, 1 2 3 4 5, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है, और फिर है 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर है 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको अरेंज करूँगा किसमें, एक असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि 0 इसमें है नहीं कोई, तो मैं 1 से स्टार्ट कर दूँगा, जितने 1 है वो लिख लूँगा। कितने 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर मैं 2 लिखूँगा, 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 2 2, फिर 3 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 3 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4, 4 बार 1 आया है, 1 आया है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 चाइल्ड इज 4, ठीक है। 2 कितनी बार आया, 2 बार, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन इज 2, ठीक है। 2 बार आया ना, 3 बार आया है कोइंसिडेंटली कि नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 3 चिल्ड्रन इज 3, राइट। तो ये हो गया इसके अंदर जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें से हमें एक और चीज़ पता चलती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज कितनी है, कितनी बार आया है 1, 4 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इज 4। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितनी बार, 2 कितनी बार आया है, 1 2 बार, सॉरी 3 बार आया है, 2 यहाँ पर 3 बार, एक बार और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज 3 टाइम्स, 4 और 3 7 और 3 10 टोटल हो गया हमारे पास, 10 फैमिलीज हो गई। तो इसको बोलेंगे हम कि टेबुलर फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसे बोल देते हैं हम क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये भी आपने याद रखना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक चीज़ और इसमें आपने सीखनी है बच्चों, वो क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। व्हाट आर दीज टैली मार्क्स, कि मान लो मैं यहाँ टेबल में इसको अरेंज कर दिया, जो पीछे डाटा था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टैली मार्क्स,
नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ये नंबर ऑफ फैमिली मैंने बताया था, ये क्या बन गया अपना फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो टैली मार्क्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल वर्टिकल स्ट्रोक्स, दे आर कॉल्ड टैली मार्क्स, वी यूज देम फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग ओनली। ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जैसे एक जिन परिवारों में एक बच्चा था वो कितने थे? 4। ठीक है, तो वो हो गए 4। एक ये टैली मार्क्स 2 3 4, राइट। तो फैमिलीज कितनी हो गई फिर यहाँ पर? 4, राइट। तो जिनमें 2 बच्चे 2 चिल्ड्रन थे वो थी हमारे पास 3 फैमिली, तो 1 2 3, तो ये कितनी होगी? 3 फैमिलीज। जिनमें 3 बच्चे थे वो भी 3 फैमिलीज थी, 3 3। ठीक है, अगर हमने मान लो लिखना है टैली मार्क्स 5, 1 2 3 4 को यहाँ पे लिखेंगे ऐसे और इसको यहाँ से कट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? दीज आर 5। ठीक है, 4 तक ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, अगर 5 लिखना है तो ये। ठीक है, अगर हमने मान लो लिखना है 10 तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5, राइट। अगर हमने लिखना है 9, 1 2 3 4 5, फिर रह गए 4, 1 2 3 4। ठीक है, अगर हमने लिखना है 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये क्या है? 11, ये क्या है? 10, ये क्या है? 9। ठीक है बच्चों, इसमें ही आपने ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसके अंदर जो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 24A, राइट। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर बच्चों, व्हाट आर प्राइम नंबर, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स इज ए नंबर दैट इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, बट इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्राइम नंबर होगा, जो 1 है, दैट इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होंगे? फिर हमारे 2 से। 2 फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हो गए, 2 3 5 7 एंड 11। ठीक है, तो इसका हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो सम ऑफ प्राइम नंबर सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ प्राइम नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट। तो सम कितना हो गया? 2 + 3 + 5 + 7 + 11, एंड प्राइम नंबर्स का नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो 11 और 7 18, 5 23, 5 28, सॉरी 11 और 7 18, 5 23 और 3 26 और 2 28। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 या 25, और डेसिमल लगाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, 5 6 या 30। तो ये क्या आ गया इसका मीन, अर्थमेटिक मीन 5.6, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं हम आगे।
तो द मार्क्स obtained by 12 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 50 आर गिवन बिलो, राइट। तो इसको हम सबसे पहले डाटा को, ये अनग्रुप्ड डाटा है, इसको ग्रुप करेंगे, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में ले आएंगे। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 0 0 से बिगर इज 2, 2 से बिगर 8, 8 से बिगर 18, 18 से बिगर 21, 21 से 23, अब 23 से बिगर 27 कितनी बार आया है, 2 बार, 27 27, 27 से बिगर इज 33, एक बार आया है, 33 से बिगर 35, 35 से बिगर 36, 36 और उससे बिगर हो गया 40, राइट। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 स्टूडेंट्स का ही है। तो मीन आ गया इसका, फिर मीन मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स upon number of students, right। total marks 0 plus 2 plus 8 plus 18 plus 21 plus 23 plus 27 plus 27 plus 33 plus 35 plus 36 प्लस 40, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों, 12। तो इन सब का टोटल आ जाएगा 270 अपॉन 12, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 22.5, तो हमारे मीन मार्क्स आ गए आर इक्वल टू 22.5, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। In a one-day cricket match, the runs scored by players of a team are is find the mean score। इसको आपने वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, टोटल करना है अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बटा 11 कर देना, तो आपका आ जाएगा मीन स्कोर। चलिए ये आपका होमवर्क है, इसको करिए। नेक्स्ट इजी है, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद चलिए, द फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ 12 टीचर्स इन ए स्कूल, दीज आर एजेस, अरेंज द अबव डाटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसको पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा क्या रहेगा बच्चों, 36 से छोटा कुछ नहीं है, तो 36 से बिगर क्या है, 38 एक बार आया है, 38 से बिगर हो गया 39 भी एक बार आया है, उसके बाद 40 भी एक बार आया है, 40 के बाद 42 आया है, 42 के बाद 44 आया है, पर अब हमें 35 भी नज़र आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा। 44 के बाद 45 भी नज़र आ रहा है, 45 के बाद 46 नज़र आ रहा है, इसको हम ले चुके हैं पहले ही। 46 के बाद 49 भी नज़र आ रहा है, 49 के बाद 53 और देन 55। तो काउंट कर लिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 टीचर्स हैं, तो ये आ गए हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, व्हाट इज़ द एज ऑफ एल्डेस्ट टीचर इन द स्कूल। तो सबसे बड़े टीचर की एज कितनी है,
55 ईयर्स। तो फर्स्ट का आंसर आ गया जी 55 ईयर्स। सेकंड में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर, सबसे कम क्या है 35 ईयर्स। थर्ड क्या है जी, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स, तो रेंज मैंने आपको बताया था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 55 माइनस 35, ये कितनी आ गई रेंज हमारी 20 ईयर्स। सो लास्ट वन, व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ द टीचर्स इन द स्कूल, तो मीन एज निकालनी पड़ेगी इन सब का टोटल, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल टीचर्स अपॉन नंबर ऑफ टीचर्स। तो सम निकाल लेंगे हम 35 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 39 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 44 प्लस 45 प्लस 46 प्लस 49 प्लस 53 प्लस 55 अपॉन टीचर्स कितने हैं हमने ऊपर काउंट करे थे 12। तो इसको देखिए कितना बनता है, फिर ऐड करते हैं इसको। तो बच्चों ये आ गया हमारा 522 ऐड कर अपॉन 12, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 43.5 ईयर्स। ये क्या आ गया हमारा मीन एज। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये होगा फोर्थ सॉल्व। क्वेश्चन ज़्यादा है, जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। द डेली वेजेस in rupees of 15 workers in a factory are given below. Find the mean daily wage and find the range of the data. तो मीन सबका टोटल अपॉन 15 आ जाएगा, रेंज हो गया, आपने इसको सेंडिंग ऑर्डर में वो करना है अरेंज, और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देना, वो आपकी रेंज आ गई। ठीक है बच्चों, तो चलिए 6 के ऊपर फटाफट करने हैं सम आपने, ये आपका होमवर्क है। द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर ऑफ ए सिटी ड्यूरिंग ए वीक आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन टेम्परेचर, रेंज, सेम है, ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, हाँ ये अब है क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ 4 6 x 9 10 5 7 is 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों हमें पता है मीन का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें 7 दिया है, तो हम मीन की जगह लिख देंगे 7, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन क्या है 4 प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस 10 प्लस 5 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन हो गई। तो 7 इज इक्वल टू 4 6 10 और 9 19 19 और 5 24 और 10 34 प्लस x अपॉन 6, तो इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 34 प्लस x इज इक्वल टू 7 इंटू 6, 34 प्लस x इक्वल टू दिस इज 42, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पर 42, इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे 34, 42 माइनस 34, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, राइट। चलिए अब 9th पे, एट्थ पे, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज आर गिवन बिलो। ये 25 फैमिलीज में दिए गए बच्चों की संख्या है, रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने एक टेबल बना लेना है, पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर हमने बनाना है दूसरा टैली
मार्क्स नहीं बच्चों, उससे पहले आपने इसको ग्रुपिंग करनी है डाटा की, इसको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, राइट। तो सबसे पहले 1 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 1 है, तो ऐसे लिख लो 2 3 4 5 6। और 2 कितनी बार आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बारी 3 आया है, 1 2 3 4 5, राइट। 4 कितनी बार आया है, 4 1 2 3 बार है, 3। तो 25 हैं क्या ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हुई हैं अभी। हाँ, क्या रह गया अब इसमें, 0 रह गया है। तो 23 24 और 2 0 25, तो यहाँ पर 0 डाल देंगे आगे, राइट। तो बस अब हमने बना लेना है अपना टेबल, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे आ जाएगा आपका टैली मार्क्स, और यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर चाहे तो हम इसको एक टेबल की फॉर्म में भी हम बना सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिखे रहना भी सही रहेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने एक टेबल में बना दिया इसको। तो कितने हैं हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, पहला तो है 0, ठीक है, 0 बच्चों वाली फैमिली जिनके कोई बच्चा नहीं, फिर है 1 वाली, फिर है 2 वाली, फिर है 3 वाली, और लास्ट में है 4 वाली। तो इसको मैं टेबल को कर दूंगा यहाँ पे बंद, ऐसे बंद भी कर सकते हैं इसको आप, ऐसे आपका एक टेबल बन जाएगा। तो 0 उसके वाली कितनी है फैमिलीज, 1 2, तो यहाँ पर टैली मार्क्स 2 डंडे लगा देने हैं आपने। उसके बाद 1 वाली 1 2 3 4 5 6, तो 5 पहले ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो 2 वाली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9, राइट। और 3 वाली कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5, 3 वाली हमारी हैं 1 2 3 4 और 5। और 4 वाली कितनी है, सॉरी 4 वाली लिखी नहीं हमने क्या, यहाँ पर लिख दीजिए इसको, 4 4 4 4 3 वाली आया है ना, 1 2 और 3, तो 4 वाली 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको, ये 2 हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। अब इनका टोटल अगर 25 आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि हमारे पास 25 फैमिलीज है, 3 और 5 8 9 17 और 6 23 और 2 25। तो यहाँ पे इसका टोटल लिख देंगे हम, राइट बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है डाइस वाज थ्रोन, 30 बार एक डाइस को फेंका गया ऊपर, और नीचे जो आउटकम्स आए ये थे, एक बार 1 आया, 2 बार 3 आया, फिर 2 आया। तो ये भी ऐसे ही करना है आपने, इसको पहले उसमें लिख लेना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो टेबल बनेगा वो होगा आपका आउटकम, आउटकम मतलब 1 2 3 4
6 होते हैं, 6 पासे होते हैं तो डाइस में, तो ये बन जाएगा आउटकम। और उसके बाद आपने टैली मार्क्स का बना लेना है कि ये 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा लास्ट में नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। आउटकम्स मतलब जितने टैली मार्क्स लिखोगे वहाँ पे उतने आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर 4 आया तो यहाँ पर 4, 5 आया तो 5, 8 आया तो 8 बार आया तो 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये भी आपका होमवर्क है, इसको आपने करना है। ना समझ आए तो आप मुझे उसमें लिख सकते हैं, इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर। तो अब आ गया है अपना क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ इट? फाइंड द मीन वेट ऑफ 50 बॉयज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये एक हमें डेटा दिया गया है, इससे हमने मीन वेट निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने थोड़ी सावधानी रखनी है, ठीक है। तो वो कह रहा है पहले जो हमें दिया गया है वेट, तो हम लिख लेंगे वेट इन किलोग्राम। फिर अगला जो हमारा टेबल बनेगा फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को हम, जो वेट है इसको हम बोल देंगे XI और इस फ्रीक्वेंसी को FI, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे FI XI, ठीक है। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा टेबल बन गया, दिस वन एंड दिस वन, राइट बच्चों। तो अब देखिए वेट लिख लेना है 50, पहला वेट है 50, फिर है 52, फिर है 54, फिर है 56 और फिर है 60, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई? यहाँ से। ये 50 आया 6 बच्चों का नंबर ऑफ बॉयज़, 52 आया 8 बच्चों का, और 54 आया 15 बच्चों का, और 56 आया 14 बच्चों का, और 60 आया 7 बच्चों का। तो इनको FI इंटू XI कर देंगे यहाँ पर। 50 इंटू 6 इज इक्वल टू 300 एंड 52 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 8 5 40 और 1 41, ठीक है। उसके बाद 54 इंटू 15, 15 चौक 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 प्लस 6 81, 56 इंटू 14, 14 6 जा 84 और 14 5 जा 70 प्लस 8 78। तो यहाँ पे आएगा 60 इंटू 7 इज इक्वल टू 420, ठीक है बच्चों। तो लास्ट में आपने क्या करना है, एक लाइन और लगानी है। तो ये क्या बन गया अब हमारा, तो इसका सिग्मा FI ये कितना है, इनका टोटल कर देंगे 8 6 14, 14 14 28 और 7 35 और 15 50, ठीक है। इसका सिग्मा FI XI का कितना बन गया, 4 और 6 10 0, 2 प्लस 1 3, 3 और 8 11 और 1 12 और 1 13, 4 4 8 8 8 16 7 23 और 4 27, ठीक है बच्चों। ये बन गया 2730। तो अब हमने क्या निकालना है, मीन। तो मीन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से, मीन हो गया सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो FI XI कितना आया, 2730 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 5 5 जा 25, 2 बचा 23 बन गया, 5 4 जा 20 और 3 से 0 ले लेंगे ऊपर, 5 6 जा, तो 54.6 kg जो है ये हमारा मीन आ गया, मीन वेट आ गया,
ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द हाइट्स ऑफ 90 प्लांट्स इन ए गार्डन आर गिवन बिलो। तो हाइट हो गया और दूसरा हो गया नंबर ऑफ प्लांट्स। तो वैसे ही जो हाइट है वो आपने इन सेंटीमीटर ले लेनी है, फिर आ जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ प्लांट्स FI, और थर्ड टेबल बन जाएगा FI XI। वैसे ही कर लेना है, ये आपका होमवर्क है। लास्ट में वही FI सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI जो है हमारी मीन हाइट आ जाएगी, राइट। तो चलिए बच्चों, प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू दैट। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, हाइट इन सेंटीमीटर, मीन हाइट ऑफ 65 बॉयज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, राइट। तो हाइट इन सेंटीमीटर क्या आ गया, सेंटीमीटर, ये हो गया XI, और फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वॉइस, यहाँ पे आ गया FI XI, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मीन हाइट जो है इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा F, वैसे ही है जैसे आपने किया। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 13। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो वेरिएबल, तो आपने यहाँ पे लिखना है वेरिएबल XI, फ्रीक्वेंसी FI, और इधर आ जाएगा आपका FI इंटू XI, राइट, XI। तो यहाँ पर हो गया 10, 12, 14, 16, 18। 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 13, 12 की कितनी है P, 14 की कितनी है 15, 16 की कितनी है 32, और 18 की कितनी है 28, राइट। तो यहाँ पर हो गया 13 इंटू 10 इक्वल टू 130, 12 इंटू P इक्वल टू 12P हो गया यहाँ पर, 14 इंटू 15, राइट, 16 इंटू 32 एंड 18 इंटू 28। तो ये आ जाएगा 14 5 जा 70, और 14 1 जा 14, और 7 21, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, प्लस 3 51, राइट। तो ये ध्यान से करनी है अपने मल्टीप्लिकेशन। तो 18 8 जा 144, 4, 18 2 जा 36, प्लस 14 इज इक्वल टू 50। तो सिग्मा FI कितना हो गया, तो 8 2 10 5 15 और 3 18, 2 और 1 3 3 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 98, और ये P अलग से है प्लस P। यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा FI XI इज, इसको जोड़ लेंगे, 4 2 6, यहाँ पर आ गया प्लस 12P, तो आपका अलग से ही आएगा 12P। तो यहाँ पर 4 2 6, 2 1 2 और 3 5, और 5 5 10 2 12 और 1 13, राइट। ये हो गया। तो मीन जो है वैल्यू निकालना है हमने, तो मीन दिया हुआ है हम यहाँ पर, तो मीन
इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। राइट, मीन कितना दिया है हमें यहाँ पर 15, तो मीन की जगह ये बन जाएगा 15 इज इक्वल टू 1356 प्लस 12p अपॉन 98 प्लस p। राइट, तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों आपने ऐसे। तो क्यों ना इसको अगले पेज पे ले लिया जाए। राइट, तो ये क्या बना था हमारा 15 इज इक्वल टू 1356 प्लस 12p अपॉन 98 प्लस p, यही बना ना प्लस p। चलो, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 15 इंटू 98 प्लस p इज इक्वल टू 1356 प्लस 12p। तो 15 इफ को 98 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वुड वी गेट। तो 15 इंटू 98 यहाँ पर आ गया हमारा, सॉरी 98 1470 प्लस 15p इज इक्वल टू 1356 प्लस 12p। अब 15 एक साइड करेंगे और तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो 98 टोटल नहीं आएगा, ये आएगा 88 बनेगा, सॉरी। तो यहाँ पर भी 88। चलें आगे, तो ये 88 है यहाँ पर, ये भी 88 है। अब ये चेंज हो जाएगा सारा। तो 15 को 88 से करेंगे तो 1320 मिलेगा हमें यहाँ पर। 1320 प्लस 15p इज इक्वल टू 1356 प्लस 12p। अब p वाले एक साइड कर लेंगे, 15p माइनस 12p इज इक्वल टू 1356 माइनस 1320। राइट, सो 3p इक्वल टू 36p इक्वल टू 36 अपॉन 3। So this was your question, exercise number 24A. Right, now the video has gone quite long, so students इसको हम अब यहीं पर ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको सारा चैप्टर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा, कहीं पे कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो तैयारी कीजिए उनकी अच्छी तरह। अगले वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 24th भी लेकर आऊँगा मैं। तब तक गुड बाय। इसको अच्छी तरह रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस करिए। मैथ को समझने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस 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 एंड रिवाइज रिवाइज रिवाइज, तभी आप आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हो। इट्स गुड बाय नाउ, बाय बाय।